वीडीटीवी के विशेष कार्यक्रम जीना इसी का नाम है में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी कवित्री से करा रहे हैं जो गीतकार भी हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने राजसमंद का नाम पूरे देश में रोशन किया है। स्वागत है आपका नीतू जी बाफना वीडीटीवी में। हमारा यह विशेष प्रोग्राम है जीना इसी का नाम है, जिसके माध्यम से राजसमंद की उन प्रतिभाओं को हम आगे ला रहे हैं जो किसी न किसी रूप में राजसमंद को गौरवान्वित कर रही है। आपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से राजसमंद को कई मौके पर गौरवान्वित क्षण दिए हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, नीतू बाफना क्या है और नीतू बाफना को कवित्री नीतू बाफना बनने में कैसे एक मुकाम हासिल हुआ है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं वीडीटीवी का और विनीत जी सनाडिया जो कि मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत सालों पहले से मेरी प्रेरणा रहे हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को देख के हर किसी में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया है, इस चैनल पे बुलाया, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और फिर रही बात नीतू बाफना से कवयित्री नीतू बाफना बनने के सफ़र की, तो लिखना तो मेरा बहुत छोटी उम्र से रहा है। गीत में हमेशा से गाती रही हूँ क्योंकि मैं गायिका भी हूँ। तो 15 वर्ष की उम्र से मैंने लिखना शुरू किया था और जैन भजन लिखती थी, उसमें मेरी बहुत अच्छी पकड़ थी। फिर शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने लगभग 17 वर्षों तक घर संभाला और जैन समाज के कार्यक्रमों में लगातार भाग लेती रही। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं कवयित्री बन सकती हूँ। लिखा हुआ कहीं पढ़ा था मेरे पास, वो सहेज कर रखा हुआ था। तब ऐसा हुआ कि 2019 में एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ का, जिसमें मैंने एक एल्बम बनाई थी जैन गीतों की, जो कि अनहद नाम के नाम से 6 गीतों का संकलन था। उसमें मेरे म्यूजिक डायरेक्टर रहे नादवारा से आलोक जी सनाडिया। तब हम ऐसे ही बातों में चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कुछ गजलें सुनाई और मैंने कहा ऐसा कुछ तो मेरे पास भी लिखा हुआ है। तब मैंने अपनी कविताएं उनको सुनाई तो उन्होंने उस बात को परखा और मेरी प्रतिभा को जाना और जान करके मुझे कहा कि आप कविताओं के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। तब मुझे लगा कि मैंने जो लिख रखा है वो कविताएं हैं एक्चुअली। तब मुझे उन्होंने आदरणीय प्रमोद जी सनाडिया जो कि मेरे साहित्य के गुरु हैं, उनसे मिलवाया और प्रमोद जी सनाडिया की प्रेरणा से मैं काव्य गोष्ठी मंच से जुड़ी और इस मंच की वजह से नीतू बाफना को कवयित्री नीतू बाफना का एक टैग मिला, बहुत अच्छा। यहाँ पर जो काव्य गोष्ठी मंच है बहुत ही समृद्ध मंच है और हम जैसे नवांकुरों को परिवार के जैसा माहौल देता है। तो वहाँ पर मैंने कविताएं रखी, अपनी कविताएं पढ़ी और वहाँ से मुझे अपनी पहचान मिली। और उसके बाद मेरी यात्रा जो शुरू हुई, जो काव्य मंचों पर काफ़ी अच्छी पकड़ रही मेरी, वाह भाई वाह में मेरी शैलेश जी लोढ़ा वाले शो में प्रस्तुति रही। फिर अभी लास्ट 3-4 महीने पहले मैंने दिल्ली सतमोला कवियों की चौपाल में अपनी प्रस्तुति दी। तो ऐसे करके मेरा ये सफ़र शुरू हुआ और ऐसे मैंने अपनी पहचान कवयित्री नीतू बाफना बनाई। नीतू जी, अभी क्योंकि आपने जैसे कहा कि काव्य गोष्ठी मंच के माध्यम से आपको एक मंच मिला, आपको खुद को नहीं पता था कि मेरे अंदर ये टैलेंट है या मैं कविता भी लिख सकती हूँ। गीत में आपने पूरा अपना कैरियर शुरू में बनाया था। आज आपको देख के बहुत सारी और भी जो नई नई कवित्री हैं वो चाहती हैं कि हमें मंच मिले या हम ऐसा कर सकते हैं। लिखने में ऐसी कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है जिसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है और उसके माध्यम से वो भी आपकी तरह एक सफल कवित्री बन सकती है? लिखने में विशेष तौर से ध्यान अपने को जो रखना होता है वो मात्राओं का रखना होता है, सबसे बड़ा होता है। लेकिन वो आप किसी गुरु के बिना नहीं कर सकते। जैसे मुझे गुरु मिले वैसे ही आपको किसी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी जो लिखने में, और आपको एक पर्टिकुलर विषय पकड़ना पड़ेगा कि मुझे, जैसे मैं मूल रूप से श्रृंगार की कवयित्री हूँ तो मैंने अपना एक विषय पकड़ के रखा था शुरू में कि मुझे श्रृंगार लिखना है, वही एक सोच बनानी है, वही एक भूमिका अपने दिमाग में बनानी है और जो शब्द मेरे दिमाग में आते हैं उन्हीं को मुझे कागज पे कलम से उतारना है। तो लिखने में आपको विशेष तौर से, कवि को कहते हैं कि कवि कोई बना नहीं सकता है, पैदा होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको भूमिका बनानी पड़ेगी या सोचना पड़ेगा, वो स्वतः ही कागज पे उतरेगा। नीतू जी, अभी तक आप कितने काव्य मंचों में, वैसे तो क्या गिनती होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक
कवित्री के लिए या एक कलाकार के लिए मंच जो होता है वो मंदिर जैसा होता है। तो अभी तक लगभग कितने मंचों पर आप अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं, ऐसा कोई आंकलन आपके पास? गीतों और कविताओं दोनों को अगर मिलाया जाए तो 100 से अधिक मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुतियां दी है, और आगे भी मेरी अनवरत यात्रा, इच्छा यही है कि मैं इसी पर अपना काम करूं। तो ये पूरे भारत में ये 100 से ज्यादा मंच? पूरे भारत में काव्य के क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता, पर हाँ लगभग मैंने कवर किया है, राजस्थान के एरिया को कवर किया है। आज जब पूरी दुनिया मोबाइल के इस युग में चल रही है, कवि भी दो तरह के हो गए हैं। एक कवि वो हैं जो सिर्फ मंचों के कवि हैं, और एक कवि वो हैं जो कविताओं के माध्यम से अपनी जो मन की जिज्ञासा है या मन की जो कल्पना है उनको आम जन के सामने प्रस्तुत करते हैं। आम जन कैसे इन दोनों को में कंपेयर करे और कौन ज्यादा बेटर? देखिए, आज का जो श्रोता है ना बहुत समृद्ध है और बहुत सक्षम है चीजों को समझने के लिए, कविताओं को समझने के लिए। तो काव्य मंच अपनी जगह है। काव्य मंच अगर आप जा रहे हैं तो एक तरह से एंटरटेनमेंट का साधन बोला जा सकता है, स्पेशली कवियत्रियों के लिए। आज भी वही सोच है लोगों की जो बरसों पुरानी थी कि कवियत्री अगर मंच पर खड़ी है तो उससे नोकझोंक करवाई जाए, उसको एक 8 कवियों के बीच में बिठाकर लोगों को ये बोला जाए कि वो दर्शनीय है। तो मेरा स्पेशली ये कहना है आम जनता से कि कवियत्री भी उसी कलम से कागज पर अपनी बात उतारती है जिस कलम से कवि उतारते हैं, और कवियत्री भी पूर्ण रूप से अपनी प्रस्तुति उसी तरीके से देती है जिस तरीके से कवि देते हैं। तो आप वैसे ही उनको सुने जिस तरह से सुनना चाहिए। ये आपने बहुत एक मार्मिक पीड़ा जो है जी कवित्रियों की वो यहाँ पर आपने प्रदर्शित की है। अगला प्रश्न मेरा यही है कि नीतू बाफना के लिए कितना मुश्किल था इतने कवियों के बीच में बैठकर और अपनी श्रृंगार रस की इन रचनाओं को आम जन के बीच में उतारना, क्योंकि नोकझोंक तो हर मंच पर होती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल ये एक साधन हो गया है कि थोड़ा सा उसको दिलचस्प बनाया जाए, मंच को दिलचस्प बनाया जाए। जनता के बीच में जो भी उद्घोषक होते हैं या जो भी एंकर होता है वो इस तरह की हरकत करता ही है। आपके लिए कितना कठिन और कितना मुश्किल हुआ और इसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? बहुत मुश्किल था। शुरू में तो घर पे ये समझाना कि कविता क्या होती है, कवि सम्मेलन क्या होते हैं, घर से बाहर निकलना, रात को कार्यक्रम करने, रात को टीम के साथ वापस आना, और जिस मर्यादा से आप घर से बाहर निकलते हो उसी मर्यादा को लेकर अपने घर तक वापस आना, ये चीजें समझाने में बहुत एक गृहिणी को या मतलब 17 साल तक 18 साल तक जो टिपिकल हाउसवाइफ रही हो उसको किसी प्रोफेशन में उतरना और ये सब काम करके सही तरीके से घर वापस आना बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी ऑब्वियसली लगा, लेकिन घर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था तो ये चीज़ें तो गौण हो गई कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तो मेरे घर के सपोर्ट की वजह से ये चीज़ें बिल्कुल गौण हो गई कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। रही बात काव्य मंचों पर प्रस्तुति देने की, तो मेरी शर्त ही यही थी कि मैं नोक-झोंक नहीं करूँगी। पहली शर्त ही किसी भी संचालक के साथ, जो संयोजक होता है उसके साथ मेरी पहली शर्त ही यही रहती है कि मैं शुद्ध कविता पाठ करूँगी, चाहे मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ। मुझे उसी तरीके से लोग सुनेंगे जिस तरह से श्रृंगार सुना जाता है, जिस तरह से प्रेम सुना जाता है। तो बहुत अच्छे श्रोता भी मिले। जितने मंच मैंने किए, मैंने अभी तक कोई नोक-झोंक नहीं की है और मुझे बहुत अच्छे श्रोता मिले। और सोशल मीडिया पर भी मेरे हर जगह पेज है, जैसे फेसबुक, इंस्टा पे, तो वो प्रेम को, श्रृंगार को उसी तरह से सुनते हैं जिस तरह से सुनना चाहिए। प्रेम और श्रृंगार शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए शायद कई जन्म लग सकते हैं, लेकिन आप प्रेम और श्रृंगार को किस तरीके से आम जन को सुनना चाहिए उसके बारे में भी कुछ बताएं। प्रेम को प्रेम की तरह ही सुनना चाहिए, जैसे आप किसी से भी प्रेम करते हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, माता पिता हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो। प्रेम को सिर्फ प्रेम की तरीके से सुने, आप प्रेम के नजरिए से ही उसको देखें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी से प्रेम नहीं किया, तो वो अच्छे से उन भावनाओं को समझता है कि प्रेम क्या होती है।
ये छिछोरापन वही लोग करते हैं जिनको प्रेम को बदनाम करना होता है या किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम करना होता है। अदरवाइज प्रेम को उसी तरह से सुना जाना चाहिए जिस तरह से प्रेम सुना जाना चाहिए और सुना जाता रहा है राधा कृष्ण के ज़माने से, राम सीता के ज़माने से, तो अभी भी वही सुना जाना चाहिए। आपकी कोई सबसे पसंदीदा रचना श्रृंगार की, उसकी 2 पंक्तियां आपने सुना? सबसे पहली रचना और सबसे पसंदीदा रचना है मेरी, जो बहुत वायरल भी हुई है। मैं तेरे नाम से तुझको सनम महसूस करती हूँ, तेरी तस्वीर से मिलकर मैं बातें खूब करती हूँ। जमाना देख ना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, जमाना देख ना ले प्यार तेरा मेरी आंखों में, दिल में तुझको छुपा करके तुझे महफूज करती हूँ। ये मेरी पहली रचना रही। बहुत सुंदर। दिल में तुझको छुपाकर तुझे महसूस करती हूँ। आपने जिस तरह से महफूज कर रखा है और जिस तरह की आपकी शब्दावली है और जिस तरह की आपकी कोकल कंठी कह सकते हैं, तो ये ठाकुर जी की कृपा है। राजसमंद पे आते हैं, जिस जगह हम रहते हैं। राजसमंद एक पर्यटन क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे स्थल हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने भी आते हैं। बीडीटीवी अभी एक अभियान भी चला रहा है कि राजसमंद को कैसे पर्यटन सिटी बनाया जाए। एक कवित्री के नजरिए से, एक हाउसवाइफ के नजरिए से, एक पर्यटक के नजरिए से राजसमंद में क्या बदलाव होना चाहिए और क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? राजसमंद में मेरी शादी से लेकर अब तक तो काफी बदलाव हुए हैं, काफी ऊंचाइयां राजसमंद ने ली है। फिर भी मुझे जो पहला बदलाव चाहिए, जो हमारे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जैसे राजसमंद झील हो गई, इरिगेशन गार्डन हो गया, द्वारकाधीश जी मंदिर हो गया, तो सबसे पहले तो हमको वहाँ स्वच्छता का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे कर्मचारी लगाने चाहिए जो उस जगह को पर्टिकुलर स्वच्छ रख सके। और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हमको उन जगहों का पूरा एक वीडियो बनाकर वायरल करना चाहिए, ताकि बाहर से लोग आकर यहाँ जुड़े और पर्यटन को बढ़ावा मिले। ये मेरी इच्छा है। तो जीना इसी का नाम है में आज हमने आपकी मुलाकात करवाई नीतू बाफना से, जो कोकल कंठी है। आज हम इन्हें ये उपमा दे रहे हैं क्योंकि इनके स्वर जो हैं, इनके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वो बहुत ही ज्यादा मीठी है। आपने श्रृंगार रस के माध्यम से पूरे भारत में राजसमंद के नाम को गौरवान्वित किया है। काव्य गोष्ठी मंच के माध्यम से आपका ये सफर शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे ये सफर पूरे भारत में राजसमंद को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा है। हम यही कामना करेंगे कि आप इसी तरह प्रगति करती रहें और राजसमंद का नाम गौरवान्वित करती रहें। देखते रहिए बीडीटीवी।